चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। हम लोग इस लेक्चर में लेके आ चुके हैं मेरे दोस्त आपके लिए क्लास 12 के हिंदी। मेरे दोस्त हैं, यह बिहार बोर्ड के क्लास 12 का हिंदी है जो बेसिकली उसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, हिंदी में जो बेसिकली क्या है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है। वह ऑब्जेक्टिव आपको जिसमें से 40 बुक का होता है, 60 आपका होता है ग्रामर का, हिंदी ग्रामर जिसको हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यहाँ पे 50 गेसिंग टॉप 50 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर ये इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 5 आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन आता है और साथ में 10 आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 3 जवाब देना है, 5 में से आपको सॉरी 10 में से 5 जवाब देना है। आई मीन 3 लॉन्ग क्वेश्चन या 5 यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, या यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त, जिसमें आपको 15 नंबर और 10 नंबर यानी कि टोटल 25 नंबर आप इस 50 क्वेश्चन को पढ़ के आप कर सकते हो मेरे दोस्त। बस मेरे साथ बने रहिए। इसका लेक्चर नंबर 2 है मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि इससे पहले एक और लेक्चर दे चुका हूं, उसको जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि केकेजी क्लासेस आपके लिए 24 आवर्स हाजिर है मेरे दोस्त। जब चाहे जब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। साथ में आप कोई भी, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे फुल कोर्स हो, चाहे पीडीएफ नोट्स हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो यह क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। 11 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिरिच क्या है, तिरिच का प्रतीक क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तिरिच क्या है और तिरिच का प्रतीक क्या है मेरे दोस्त। और यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2010 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन के साथ आंसर याद रहना चाहिए, आंसर के साथ क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए आपको। तिरिच क्या है मेरे दोस्त, इसका प्रतीक क्या है मेरे दोस्त। देखो, तिरिच, तिरिच क्या है, यहाँ पे तिरिच छिपकली जाति का एक जहरीला यहाँ पे लिजाई है मेरे दोस्त। तिरिच जो होता है वो एक प्रकार का छिपकली, छिपकली आपने देखा होगा आपके घर अगल बगल छिपकली, तो छिपकली जाति का है एक प्रकार का जहरीला लिजाई है। यानी कि छिपकली ऐसे नॉर्मल जो आपके घर में छिपकली होते हैं वो काटता नहीं है, ठीक है ना। अगर काटता भी है तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका त्रिच काट लिया, एक प्रकार का जहरीला लिजाई होता है और बहुत ज्यादा इसमें विष होता है। वही कहा गया छिपकली, यहाँ पे त्रिच जो है, त्रिच छिपकली जाति का जहरीला लिजाई है, ठीक है ना। जिसे जिसमें विष खापर भी कहते हैं, जिसे हम लोग विष खापर कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं उसे, जिसे हम विष खापर के नाम से जानते हैं। तो मैं जो आपको बता दे, आपको त्रिच क्या है, एक छिपकली जाति का जहरीला लिजाई है, जिसे हम लोग विष खापर भी कहते हैं। आगे बढ़ते इसी में, और इस कहानी में त्रिच, यहाँ पे जो इस कहानी जो पढ़ना है, त्रिच कहानी आपको पढ़ना है, तो इस कहानी में त्रिच यहाँ पे प्रचलित और रूढ़िया का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है त्रिच क्या है और इस किसका प्रतीक है मेरे दोस्त। तो सिंपल क्वेश्चन है कि त्रिच एक छिपकली जाति का जहरीला लिजाई है, जिसे हम विष खापर कहा जाता है। तो त्रिच समझ में आ गया किसका प्रतीक है। तो त्रिच, त्रिच कहानी में क्या है, प्रचलित और रूढ़िया का प्रतीक है त्रिच। तो यह एक लाइन दो लाइन का डिफिनेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यह इच्छा छोटा डिफिनेशन आपको बेसिकली बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन सेट होता है, वहां से आपको क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेरे दोस्त, और जहां से डिफिनेशन भी बहुत इजी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वह किसकी पुत्री है। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के आपको पत्नी का क्या नाम है, और उनकी जो पत्नी है उनके पिताजी का क्या नाम है। आई मीन जयप्रकाश नारायण की पत्नी और जयप्रकाश नारायण के ससुर जी, ससुर जी जानते हैं ना, ससुर जी का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है मेरे दोस्त, याद रखना, श्रीमती प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम मेरे दोस्त क्या है, श्रीमती प्रभावती देवी, तथा उनके जो इसके लिए ससुर जी हैं उनका नाम है ब्रज किशोर, ब्रज किशोर नाम है उनके ससुर जी के, और उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। आई मीन सिंपल कह सकते हो डिफिनेशन लिखने के लिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी है, जो ब्रज किशोर जी की पुत्री है। ब्रज किशोर जी की पुत्री का नाम क्या है, यहाँ पे प्रभावती देवी। प्रभावती देवी कौन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी है।
इसलिए जयप्रकाश नारायण के आपको उनकी जो ब्रज किशोर है उनसे क्या रिश्ता हुआ, तो उनके ससुर जी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं लाया है मेरे दोस्त, लाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ खास क्वेश्चन जरूर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया है संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। जैसे कि आपका अपेक्षा मतलब आप जो भी मेहनत कर रहे हो तो आपके माता पिता के, आपके गुरु का यही अपेक्षा होगा। गुरु का सबसे पहले अपेक्षा क्या है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाओ ताकि गुरु का नाम हो, ठीक है ना, उनका पढ़ाया हुआ सफल हो जाए। और आपके माता पिता का क्या है कि आप उसमें सफल हो, आप उसमें सफल हो। जरूरत नहीं आप टॉपर करो यार, उसमें सफल हो, अच्छे नंबर गेन करो और आगे उनको कुछ करके दिखाओ। बस माँ बाप की यही अपेक्षा रहती है। उसी अनुसार से जयप्रकाश नारायण की, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण की संघर्ष समिति से क्या अपेक्षा थी। जो संघर्ष समिति है उनसे क्या अपेक्षा रखते थे जयप्रकाश नारायण, इसमें आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलो मेरे दोस्त बताते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को संघर्ष समिति से अनेक अपेक्षाएं थी, बहुत अपेक्षाएं थी, अनेक मतलब बहुत सारी अपेक्षाएं थी। तो मेरे दोस्त आपको बता दें जयप्रकाश नारायण को संघर्ष समिति से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, अनेक मतलब बहुत सारी अपेक्षाएं थी, जिसमें आपको बताते हैं वे चाहते हैं कि मतलब जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि वे संघर्ष समिति केवल शासन ही ना करे। जो संघर्ष समिति होता है वो केवल शासन ही ना करे, उसका कुछ देखभाल भी करे। जैसे कि शासन ही ना करे, वे समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। इन संघर्ष समितियों को उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए जो आप एक घूसखोरी में लिपटे हैं, ठीक है ना, और भोले भाली जनता को शोषण कर रहे हैं। यानी कि देखिए जयप्रकाश नारायण कहते क्या है सिंपल वेस में, वो कहते हैं, उनका कहने का मतलब है कि भाई जो भी संघर्ष समिति है वह केवल संघर्ष समिति ही नहीं है, उनसे उनको बहुत सारा काम करना चाहिए। आप जन कल्याण के विरुद्ध काम करिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करिए, ठीक है ना। केवल आप घर के, केवल आप ऑफिस में जाकर एसी चलाकर बैठ जाना कुर्सी डटाकर, और यही काम आपका नहीं है। मेन आपका काम है आप जहाँ के संघर्ष समिति है उस क्षेत्र में घूमिए, आप उसकी समस्याओं को सुलझाइए, वहां के अन्यायों को दूर कीजिए। अगर आपके अंतर्गत जितने पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आप ग्राम कचहरी का कोई सदस्य हो, अगर वो घूसखोर है यानी कि घूस लेकर काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्य करना होगा। उसके विरुद्ध आपको आप पे आवाज उठानी पड़ेगी और उसको धमकाना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो उसको मुकदमा चलाइए, उस पर जेल तक भी करवा सकते हैं, फाइन तक लगवा सकते हैं। यानी कि संघर्ष समिति से ही अपेक्षा रखते थे जयप्रकाश नारायण कि उनके अनेक अपेक्षाएं थी। संघर्ष समिति मतलब बहुत प्रकार की अपेक्षाएं थी, जिसमें यानी कि संघर्ष समिति केवल शासन ही नहीं करे। मतलब ऐसा जरूरत नहीं कि वो शासन है भाई हम जीत गए तो बहुत बड़ा हम तीर मार लिए, शासन करने लगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं अब। अरे ऐसा नहीं, शासन कर रही है ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या, शासन ही नहीं करे, वे क्या कर सकता है, समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। जो भी समाज में अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध वह कार्य करे, उसको सुलझाने का प्रयास करें। साथ में इन संघर्ष समितियों को, उन संघर्ष समितियों के उन पदाधिकारी मतलब वैसे पदाधिकारी जो घूस लेते हैं, घूसखोर है पदाधिकारी, और जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के विरुद्ध मतलब उसके विरुद्ध वहाँ पे संघर्ष करना चाहिए जो बेसिकली क्या घूसखोरी में लिपटे हैं, जो घूसखोर लेकर काम करते हैं और भोला भाला जनता को ठगते हैं कि भाई आप पैसा दोगे जल्दी काम हो जाएगा। ऐसे ही तो ठगते हैं, पैसा दोगे जल्दी काम होगा, पैसा नहीं दोगे जल्दी काम नहीं होगा। इसके लिए यही तो है फंडा। तो यही अपेक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण की कि भाई जो भी घूसखोर कर्मचारी है उसके विरुद्ध कार्य करे, ठीक है ना, और जब इसके लिए जनता के बीच शोषण हो रहा है उसको दूर करे। अगले क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण के शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। और ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। बेसिकली गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है मेरे दोस्त। उसमें बेसिकली क्या होता है, यह गांधी जी की बात आता है, और गांधी जी की बात आता है, और उसमें चंपारण में अप्रैल 1917 में, आपको याद होगा शायद 10th में पढ़े होंगे,
अप्रैल 1917, अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी द्वारा सबसे पहला आंदोलन था। गांधी जी द्वारा सबसे पहला चलाया गया आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है, जो बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था और नील के खेती करने के विरुद्ध हुआ था। उसी समय जब चंपारण गांधी जी आए थे, तो वहां की शिक्षा व्यवस्था पर भी कुछ आपने उन्होंने किया। क्या किया मेरे दोस्तों, कहा चंपारण की शिक्षा व्यवस्था में गांधी जी ने क्या किया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2010 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, गांधी जी ने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं की सुधार में काम नहीं चलेगा। मतलब देखो, यहां तक पहले समझिए, गांधी जी के कहने हैं कि गांव यानी कि शिक्षा व्यवस्था के लिए, बच्चों के लिए केवल आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा। वही कहा, गांधी जी ने गांव के बच्चे की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा। केवल आर्थिक समस्या सुधार दिया जाए और आपका हो जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, गांधी जी के कहना है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की। केवल आप आर्थिक व्यवस्था सुधार दोगे तो वहां के शिक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ जाएगा, जब तक वहां के विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय में अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, संस्कार प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना, विद्यालय में बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक शिक्षा प्रदान नहीं हो सकती। क्योंकि गांधी जी असली शिक्षा उसी को मानते हैं, किताब पढ़कर असली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, आप घूमकर, गांव के कल्चर प्राप्त करके, यानी कि जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप असली नॉलेज वाले आदमी नहीं हो सकते। संस्कार ही शिक्षा का असली रूप होता है। वही क्वेश्चन मतलब गांधी जी चाहते थे। देखो, गांधी जी ने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके लिए चंपारण के 3 जगहों पर गांधी जी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना की। वह 3 जगह कौन है, आज भी आप उसका नाम है बरहरवा, जो चंपारण में पड़ता है, मधुबन, भितिहरवा, इन 3 जगहों पर विद्यालय की स्थापना हुई। और बेसिकली आज भी चंपारण में बरहरवा, भितिहरवा, मधुबन के जगह आज भी है। अगर कोई चंपारण से देख रहे हैं, चाहे पूर्वी चंपारण, चाहे पश्चिमी चंपारण से हो, चाहे बेतिया, यानी कि वही ना, चाहे बेतिया से हो, चाहे आप क्या बोलते हैं मोतिहारी से हो, क्योंकि बेतिया मोतिहारी के नाम से जाना जाता है ना। मोतिहारी ज्यादा फेमस है, पूर्वी चंपारण कम फेमस है, बेतिया ज्यादा फेमस है, पश्चिमी चंपारण कम फेमस है, उसी अनुसार से, ठीक है ना। तो पूर्वी या पश्चिमी चंपारण से, तो आप जरूर बताइएगा कि आप कहां से हैं। क्या आपके अगल बगल में कोई बरहारवा, भितिहरवा, मधुबन है क्या? आप इसके जगह से हो सकता है। कोई बच्चा भी होगा कि हो सकता है भितिहरवे से हो पढ़ रहा हो सकता है कि मधुबन से हो सकता है कि कोई बरहरवा से हो। तो याद रहे मेरे दोस्त, गांधी जी अब बच्चे के शिक्षा के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए आर्थिक समस्याओं को सुधारने से ही काम नहीं चलेगा। उनके लिए 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की, जिसमें बरहरवा, भितिहरवा और मधुबन था। और यह चंपारण में शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया और स्थापना की। और यह क्वेश्चन 2010 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में दोस्त 2 तरीका से क्वेश्चन कहा गया है, और दोनों तरीका याद रखिएगा। क्वेश्चन मेन होता है, अगर क्वेश्चन याद हो गया तो आंसर तो आप उसके बारे में हो ही जाता है। दोस्त, क्वेश्चन कहा गया विष्णु कौन है, उसकी किसकी प्रतीक्षा है। आपसे क्वेश्चन कहेगा विष्णु कौन है और उसकी किसकी प्रतीक्षा है। विष्णु जो है किसकी प्रतीक्षा कर रही है, या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकता है, या विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देख रही है। यानी कि क्वेश्चन आपको 2 तरीका से कर सकता है, दोनों का मतलब वही हुआ। क्योंकि आप कहानी पढ़ोगे, सिपाही की मां चैप्टर पढ़ोगे, तो असली कहानी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कहा गया विष्णु कौन है, विष्णु कौन है, वह किसकी प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है ना। उसे किसकी प्रतीक्षा है भाई, किसकी? तो वह अपने बेटे की चिट्ठी की प्रतीक्षा करती है, वह बेटे की चिट्ठी आने की प्रतीक्षा कर रही है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर सकता है। देखो, अब बोलोगे भाई विष्णु और मुन्नी क्या है, तो विष्णु माँ है मुन्नी की माँ विष्णु है। और बेसिकली विष्णु के एक बेटा है मानक, जो सिपाही है, जो वर्मा में लड़ाई करने गया है, उसी का प्रतीक्षा कर रही है। और मुन्नी जो जो मानक है,
मानक का बहन है मुन्नी, यानी कि मुन्नी और मानक एक दूसरे से भाई बहन है, यानी कि बिस्नी का बेटा है और एक बेटी है। बेटा का नाम मानक है, बेटी का नाम मुन्नी है, यानी कि माँ बेटी दोनों प्रतीक्षा कर रही है किसका, चिट्ठी के लिए। वही कहा गया बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा कर रही है और वे डाक गाड़ी की क्यों भागती है, चिट्ठी के लिए। तो यह क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। और ये क्वेश्चन देखो 18, 20 और 22 के एग्जाम में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो विष्णु एक गरीब महिला है, विष्णु क्या है, गरीब महिला है, ठीक है ना। विष्णु को अपने इकलौते बेटा और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। समझिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा लाइनिंग में लिखा गया है। विष्णु एक गरीब महिला है, क्या है मेरे दोस्त, विष्णु एक गरीब महिला है और विष्णु के अपने इकलौते बेटा, यानी कि विष्णु के अपने इकलौते बेटा और मुन्नी के अपने इकलौते इकलौते भाई की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। वही कहा गया है विष्णु के अपने इकलौते बेटा और मुन्नी के अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। किसकी प्रतीक्षा है, माँ अपने इकलौते बेटा की प्रतीक्षा कर रही है, मुन्नी अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा कर रही है। बात वही हुआ, क्योंकि मुन्नी का बेटा मानक, मुन्नी का भाई मानक, बात हुई है। वही सिंपल कहा गया विष्णु एक गरीब महिला है, विष्णु को अपने इकलौते बेटे की चिंता है या बेटे की प्रतीक्षा है। और आगे बढ़ाकर इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि विष्णु अपने इकलौते बेटा और मुन्नी अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है ना। प्रतीक्षा क्यों कर रही है, मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ने गया है। मैंने बताया आपको वर्मा एक जगह है जहां द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था भारत की तरफ से अंग्रेजों के साथ भारत की तरफ से। वही क्वेश्चन कहा गया मानव सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ाई करने गया है। 2 महीना हो गया, मानक का कोई चिट्ठी नहीं आया। दोस्त 2 महीना हो चुका है, मानक का कोई चिट्ठी नहीं आया। मानक कोई है विष्णु का बेटा, आई मीन सिपाही। उस मानक का अभी तक एक भी चिट्ठी नहीं आया है। इसी वजह से वो घर वाले उसके माँ और भाई बहन परेशान है। तो ये कहा 2 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, मानक का मानक का कोई चिट्ठी नहीं आई है। विष्णु और मुन्नी डाकिया की राह देखती है कि कहीं मानक की चिट्ठी आ जाए। इसी वजह से डाकिया की राह देखती है, तो मेरा बेटा, यानी कि विष्णु कह रही है कि मेरा बेटा मानक का चिट्ठी आ जाए, सोच रही है। और साथ में मुन्नी भी सोच रही को मेरे भाई का चिट्ठी आ जाए। तो मेरे दोस्त यह आपको कहानी, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पढ़ोगे दिल छू जाएगा आपको, इतना प्यारा सा है। तो मैं आपको एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो विष्णु एक गरीब महिला है, विष्णु के अपने इकलौते बेटा और मुन्नी के अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। मानक द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ाई करने गया है, वर्मा सिपाही के रूप में लड़ाई करने गया है, ठीक है ना। और 2 महीना हो गया है, अभी तक उसका कोई चिट्ठी नहीं आया है, कोई सूचना नहीं आया है। इसीलिए वे डाकिया का इंतजार करती है, ताकि डाकिया के पीछे जाती है ताकि कोई चिट्ठी आ जाए। तो अपने तरीका से भी ये क्वेश्चन को लिख सकते हो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मेरे दोस्त ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है, और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने नोट्स प्राप्त नहीं किया है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, मालती के चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक यहाँ पे चरित्र उद्भव कीजिए। मालती कौन है भाई, देखो मेरे दोस्त मालती की बात करिए, ये मालती एक चैप्टर पढ़ना है रोज, ठीक है ना। रोज चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा रोज। और यह रोज चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है मालती के बारे में। और यह रोज चैप्टर का ही मुख्य पात्र मालती है। और मालती का जो पति रहता है महेश्वर, वो अब इसके लिए डॉक्टर का काम करता है कोलकाता में, ठीक है। और जो मालती बेसिकली एक बहुत चंचल सी लड़की थी, बहुत प्यारी सी लड़की थी, लेकिन शादी के बस 2 वर्ष बाद ही इतनी बदल जाती है, कोई सोचा नहीं था। एक चंचल सी लड़की, पूरा फ्रीडम के साथ घूमने वाली लड़की, शादी के मात्र 2 वर्ष के बाद इतनी बदल जाती है कि इतनी बदल जाती है, उनकी सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो गई थी। न उसके नियमित रूप से घर में पानी आता था, न नियमित रूप से कोई लाइट था, न उसका जो पति काम करता था उससे उसका भरण पोषण चल पाता था, इसलिए वह बर्तन बासन करती थी। यानी कि नियमित रूप से उसका कोई चीज नहीं होता था। इस वजह से डेली का पूजा करना और दिन में दोपहर में 3 बजे खाना खाना, रात में 10 बजे खाना खाना, बच्चे का डेली रोना, बच्चे को बार बार पलंग से गिरना, यह कहानी में आपको बहुत सारा सीख दिलाती है किसी दिनचर्या के बारे में। तो देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन है,
कि मालती का चरित्र चित्रण करना है। देखो, जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक होता है। बात वही मैंने जस्ट बताया कि पहले चंचल थी, 2 वर्ष शादी के बाद कितना परिवर्तन हो गया उसके अंदर। वही कहा, जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ये भाई ठीक है, जीवन में प्रभावित मतलब परिवर्तन स्वाभाविक है। आप बचपन में देखोगे, आधार कार्ड की फोटो एक बार निकाल के देखना, तो आपको लगेगा यार हम ऐसा थे। आज पापा के परी जो घूमती फिरती है, हाँ लिपस्टिक पोत कर, आज देखना, आज आधार कार्ड की फोटो निकाल के देखा, हम ऐसा थे, हम ऐसा थे। मतलब थोड़ा सा लगता है ना, परिवर्तन स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक है मेरे दोस्त, ठीक है ना। मनुष्य का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि एक रास्ता की अनुभूति से अलग होकर अनेक रास्ता की ओर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि एक रास्ता से अनुभूति होकर उससे ज्ञान लेकर अनेक रास्ता की ओर हमको प्रस्थान करना होगा। जरूरत नहीं कि आप जो रास्ता पे चल रहे हैं वही रास्ता से चलिए, नहीं, आपको रास्ता को चेंज करना पड़ेगा, रास्ता को आपको भटकना पड़ेगा। जब तक रास्ता अलग अलग रास्ता में नहीं जाओगे, अनेक रास्ता नहीं चुनोगे, तो एक रास्ता पर कब तक चलते रहोगे मेरे दोस्त। आपका जीवन में कभी भी लाइफ एक तरह से नहीं रहता है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है। आज आप खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, कल आपके अंदर दुख हो सकता है। समय किसी का नहीं होता है, समय बदलता रहता है। कोई आज कोई खुश है तो कल वो दुखी होगा। यानी कि भगवान ने 2 मोटरी देकर भेजा है सभी को, एक रोने वाला मोटरी और एक हंसने वाला मोटरी। और आप पे डिपेंड करता है कि पहले आप किसको खत्म करते हो। पहले हंसकर खत्म कर रहे हो, हंसने वाला मोटरी खत्म कर रहे हो, तो यानी कि आपको रोने वाला मोटरी बच रहा है, तो आपको रोना ही पड़ेगा। अगर पहले आप कष्ट से गुजरते हो, रो रो कर अपना जिंदगी बिताते हो, तो यानी कि आपके लाइफ में खुशहाल आने वाली है। क्योंकि भगवान ने हर को दुख और सुख दोनों देकर भेजता है, और बराबर देके भेजता है। पैसा से कोई दुख सुख नहीं होता है, अंदर से आप दुख है। पैसा वाला भी अंदर से बहुत दुखी है भाई, और ना पैसा वाला भी बहुत सुखी है। तो सुखी से मतलब है, पैसा से मतलब नहीं है। तो वही क्वेश्चन कहा जाता है कि यहाँ पे जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यह बदलना ही है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि एक रास्ता के अनुभूत से, यानी कि अनुभूति से अलग होकर अनेक रास्ता की ओर ध्यान केंद्रित करे। यानी कि एक रास्ता अगर सीख गया तो अनेक रास्ता की ओर आपको जाना चाहिए, ताकि आपको सीख मिले, ठीक है ना। परंतु मालती का एक रास्ता भरा जीवन घुटन और क्या है, उबन से थका हुआ, थका थका सा हो गया है। मतलब मालती के जीवन में ऐसा नहीं है। मालती के जीवन में बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है कि डेली सुबह में उठना है, बर्तन साफ करना है, बर्तन साफ के खाना बनाना है, ठीक है ना। खाना बनाते, पूजा करते, 3 बजे खाना खाना है, फिर बच्चे का थोड़ा-सा यदि करना है, फिर बच्चे को आप पलंग पर सुला के आओगे, फिर अपना बर्तन बासन करने, साले बच्चे पलंग पर से गिरता है, रोने लगता है, फिर जाकर चुप कराती है, फिर दूध पियाती है, फिर जाके आती है, बर्तन साफ करती है, फिर खाना बनाती है, फिर बच्चे को फिर से बच्चा रोता है, बच्चा को मतलब डेली, ना उसके नियमित रूप से घर में पानी आ रहा है, ना नियमित रूप से कोई चीज़ है, ना उसकी खेत-बाड़ है, थोड़ा-सा खेत है, वो भी नहीं छूता, पति काम करके लाता है, वो भी कुछ नहीं होता उससे। यानी कि उसका एक ही रास्ता है, तो ये कहा, परंतु मालती का एक रास्ता भरा जीवन घुटन सी, बस उसके जीवन घुटन सी हो गए हैं, उबन से थका-थका सा है। मतलब वो उब चुकी है उस ज़िंदगी से, और वो थक चुकी है उस ज़िंदगी से एक ही चीज़ को करते हुए। उसका भी दिल कर रहा है कि कहीं हम घूमने जाएँ, कहीं फ्रीडम की ज़िंदगी जिए, ठीक है ना? उसका भी मन है। थका-थका सा हो गया। मालती एक नारी है, और अपनी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाएँ, कामनाएँ को वहाँ पे मार कर एक ही प्रकार की कार्य प्रतिदिन करती है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारे कामना है, बहुत सारे अ, मतलब बहुत सारे उनके भीतर भी सुख-दुःख है, जिसको बाहर निकालना चाहती है। लेकिन प्रतिदिन का एक ही कार्य करना, मैंने बताया प्रतिदिन साफ-सुथरा करना, खाना बनाना, खाना और बच्चे को मतलब बच्चे को सुलाना, रोना-धोना, तो डेली का ये दिनचर्या बन चुका है उसका। तो डेली एक ही कार्य कर रही है, इससे वो थका-थका सा हो चुकी है, इससे घुटन महसूस करती है, ऊबन महसूस करती है, अपने और सारे खुशी, सारे इच्छाएँ, सारे कामनाओं को मार कर एक ही दिन कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, जो आपके सामने 15, 18 और 24 के एग्ज़ाम में पूछ चुका है आपके एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों की क्या दिलचस्पी नहीं दिखाई दी? मतलब गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? तो मेरे दोस्त आप बताओ। देखो, बिहार 2 टुकड़े में बँटा हुआ है, आपको पता है। एक जो आपको हाजीपुर से आगे जाओगे, जो पटना का
पटना का गंगा पुल है, गंगा है पटना, तो गंगा गंगा के उधर एक अलग बिहार है, गंगा के इधर एक अलग बिहार है। गंगा के इधर आपको वैशाली, मुजफ्फरपुर, फिर आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबन, उस प्रकार से मधुबनी, इस प्रकार से बहुत सारा इधर जिला है, ठीक है ना? बहुत सारा जिला है। तो गंगा के उधर और गंगा के इधर, तो देखो गंगा पर पुल इसलिए नहीं बनाना चाहता था कि उधर का जो दक्षिण की ओर के जो आदमी हैं वो उत्तर में ना आ जाए और उत्तर का दक्षिण ना चला जाए। क्योंकि जब अगर आप कोई अंग्रेजी चाहे कोई आदमी संघर्ष करता है, चाहे किसी को शोषण करता है, तो देखता है कि भाई उस आदमी, वहां का भी आदमी यहाँ पे आ सकता है ना। अगर बिहार में अगर इधर शोषण हो रहा है तो पुल तोड़ देंगे, तो फिर उधर का आदमी इधर नहीं आ पाएगा। तो वही इसीलिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखो वे जानता है कि गंगा पर पुल बन जाता है, वहां पे बन जाता तो दक्षिण बिहार के, जो दक्षिण बिहार के आदमी है, जो उधर के आदमी है, वो उत्तर बिहार में भी आ सकता है। तो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे यहाँ पे उदित हो रहे यहाँ पे विद्रोही विचारों का असर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और उन्हें तब बड़ी मुश्किल सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सीधा कहा गया, अगर जो चंपारण में सत्याग्रह हो रहा था, चंपारण में जो नील के खेती के लिए काफी उसके लिए नील का जबरदस्ती खेती करवाए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा, और काफी शोषण किया जा रहा था, इस वजह से वह पुल नहीं बनवा रहे थे कि हो सकता है कि दक्षिण बिहार के आदमी लोग भी इधर आ जाए और यहाँ शोषण करना लगे, हम लोग का विरोध करना लगे, और हम लोग को हो सकता है कि हम लोग को छोड़ को भागना पड़ सकता है। इसी वजह से वह नहीं बनाना चाहते थे गंगा पर पुल। अगर गंगा पर पुल बन जाए तो हमको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम कैसे जाएंगे, हमको जाने के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उधर के आदमी इधर पहुंच जाए और हमको शोषण करना लगे, उल्टा हो सकता है, पाला उल्टा पड़ सकता है। इसी वजह से क्या हो गया, वे जानते थे कि गंगा पर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार के आदमी, दक्षिण बिहार के उद्दित हो रहे विद्रोही विचारों को असर पड़ता है, असर पड़ना शुरू हो जाएगा। जो भी विद्रोह हो रहे हैं उसको असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें तब बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई अंदर से खुशियां नहीं दिखाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? देखो गांधी जी वर्तमान शिक्षा पद्धति को यहाँ पे खौफनाक और है मानते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया, गांधी जो अभी वर्तमान शिक्षा चल रहा है उसको बहुत बेकार मानते थे। वर्तमान शिक्षा को खौफनाक, देखो खौफनाक तथा है मानते थे, मतलब बेकार। क्योंकि भाई असली शिक्षा किताब से नहीं प्राप्त होती है। असली शिक्षा इसके लिए घूमने फिरने, आपको कल्चर से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है, प्राकृतिक से प्राप्त होती है, आपकी संस्कृति, आपके जो भी संस्कार से प्राप्त होती है। गांधी जी का कहना है, बुक पढ़कर आपको कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। बुक बुक पढ़ के आप क्या कर लोगे भाई, जब तक आप घूमेगे नहीं, कल्चर को नहीं समझोगे, किससे कैसे बातें करना है आपको नहीं जानोगे, क्या फायदा। जिस तरह से आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा, थ्री इडियट मूवी में आपको यही चीज दिखाया गया है कि रटंत विद्या और समझने की विद्या में क्या फर्क होता है। रटंत विद्या ने एक बच्चे की, टॉपर बच्चे की, जो रट रट कर टॉपर करता था, अब इसके लिए उसका क्या हाल हुआ जब भाषण उसका बदल दिया गया। आपने शायद अगर थ्री थ्री इडियट मूवी नहीं देखे हैं, देखिएगा जरूर मेरे दोस्त। अगर नहीं देखे, अगर देखे होंगे तो आपको पता है, ठीक है ना। क्या नाम था, झंझोर दास झांझर, ठीक है ना। बहुत प्यारा मूवी है, उसमें यही चीज को जिक्र किया गया है। असली शिक्षा वह नहीं कि बुक के रट कर आपने पास किया हो, इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ता है, इसके बारे में संस्कार की जानकारी होनी चाहती है। पास करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप पास करने के लिए अगर जानकारी आपको पता है, अगर उसको नॉलेज पता है, इसलिए आपको कहते हैं ट्रेवल कीजिए, घूमिए फिरिए। वैसा नहीं कि घूमने फिरने पढ़ाई पे भूल जाइए, साथ में सब करना है, ठीक है ना। और उसको जो भी वहां पर नॉलेज प्राप्त करे उसको एक नोट डाउन कीजिए, भाई ये कैसे होता है, ये क्या क्यों हो रहा है। आपने बहुत सारा जगह पे देखा होगा, ट्रेन आप देखा होगा, भाई ट्रेन पटरी पर से उतरता क्यों नहीं है, ट्रेन ऐसे चलता क्यों है, भाई ट्रेन कैसे खींच लेता है। आपने कभी सोचा है? बहुत सारा बातें होता है। आपने सोचा प्लेन कैसे उड़ जाता है, प्लेन में बैठने के लिए बैठ जाते हो। तो इस चीज को एब्जॉर्व कीजिए, जानकारी लीजिए, वही रियलिटी शिक्षा है ना। उसके बाद में जब खो वो देखोगे रियलिटी में ऐसे हो रहा है भाई, तो आपको जब नॉलेज मिलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। उसी प्रकार से गांधी जी वर्तमान जो अभी की शिक्षा है उसको खौफनाक और है मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस यानी कि उस शिक्षा पद्धति से बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है।
यानी कि बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। अगर बौद्धिक विकास करना है तो संस्कार, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना बच्चों का। गांधी जी मानते हैं कि वास्तविक शिक्षा वही है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकास में जिसमें आपको संस्कार है, आपको प्राकृतिक नेचर कल्चर के बारे में जानकारी हो, बौद्धिक विकास हो। वास्तविक शिक्षा वही है जिसमें बौद्धिक विकास हो। वे बच्चे में संस्कार डालना चाहते थे। वो बच्चे में संस्कार डालना चाहते थे। वे बच्चे को ऐसा शिक्षा देना चाहते थे जिससे पाकर वह कृषि में अपेक्षा सुधार ला सके। यानी कि कृषि, तो आप कृषि से जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, जब उसका खेत बाड़ी से नेचर से जब उसका प्रेम नहीं होगा, ठीक है ना, कैसे आप कृषि में करोगे? आपको पेड़ पौधा से प्रेम होना चाहिए, आपको नेचर से प्रेम होना चाहिए, आपको देश की मिट्टी से प्रेम होना चाहिए, तब ना आप मिट्टी में आप खेती करोगे। देश की मिट्टी से प्रेम नहीं है, मिट्टी देखकर छी छी कर रहे हो। गाँव शहर वाला तो यही करता है ना, मिट्टी छी छी छी, लग गया छी लग गया तरीके कुछ भी। और जब तक इस चीज नहीं हो, संस्कार नहीं हो आपके अंदर, जब तक आप असली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते गांधी जी के अनुसार। तो आपने ये समझा मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा लाइन था। गांधी जी असली शिक्षा वही मानते हैं जिसमें बौद्धिक विकास हो। जिसमें बौद्धिक विकास नहीं होता है वो असली शिक्षा नहीं है। गांधी जी का प्रयास यही है। और बौद्धिक विकास के साथ साथ वे चाहते थे कि यानी कि बौद्धिक विकास होनी चाहिए, और वे बच्चों में संस्कार डालना चाहते थे। वह बच्चे में ऐसा शिक्षा देना चाहते थे कि वह कृषि में, जो हमारा कृषि है, भारत का प्रमुख जो अधिकतम लगभग 80% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि में अपना योगदान दे सके। इसलिए आपको वह नेचर से आपको प्रेम करना होगा, आपको संस्कार डालना होगा आपके अंदर, ठीक है ना। यह 18 नंबर क्वेश्चन का रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े मेरे दोस्त। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 मिनट मेरे दोस्त। चलो, बार बार दरवाजा खुल रहा था। चलो मेरे दोस्त, आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं डेली आपको शाम को 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे क्लासेस से देता हूँ। अब 2 बजे भी क्लासेस स्टार्ट हो गया है। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, यदि यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उद्धर का गीत से हुआ है। अगर मेरे दोस्त, अगर विद्यापति को पहला कवि माना जाए, यदि विद्यापति हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का जो उद्भव हुआ है, ठीक है ना, उद्धार हुआ है, ठीक है ना, उद्धार ही गीत से हुआ है। अगर विद्यापति का अगर हम हिंदी का पहला कवि माना जाए तो कविता का उद्धार गीत से हुआ है, गीत संगीत से हुआ है, ठीक है ना, जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ। देखो, सबसे पहले अगर विद्यापति को अगर पहला कवि मानते हैं तो कविता का जो विकास हुआ, कविता का जो आगे विकास हुआ, तो उसका महत्वपूर्ण क्या है, विकास जो हुआ यहाँ पे क्या गीत से हुआ है, उसका उद्धार गीत से हुआ है, जो आगे चलकर संतों और भक्तों के वाणी से हुआ, जो जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों, संत जान रहे, भक्त भी जान रहे आप, भक्तों के वाणी से हुआ। वाणी मतलब बोली, वाणी से हुई। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है। यहाँ पे गीता जो गीत होता है ना, गीतों के साथ गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय, उदय मतलब विकास, उदय कोई सामान्य घटना नहीं है, एक नॉर्मल घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः आप प्रगीत मुक्तकों का है। ये बहुत पुराना है, प्रगीत मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है। तुलसी ने भी हिंदी में बहुत सारी ऐसी लिखी है, वेदना व्यक्त की है। तो ये कहा गया यहाँ पे इसका इतिहास बहुत पुराना है, मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। जो हिंदी का जो इतिहास बहुत पुराना है, जो प्रगीत मुक्तकों का है। तुलसी के तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है। तुलसी के अलावा कबीर, ठीक है ना, कबीरदास, ठीक है ना, सूरदास, मीरा, नानक, गुरु नानक आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गे पद की लिखे हैं। दोहे और गे पद लिखे हैं। एविस कली कहा गया नामवर सिंह की किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? इन्हीं की कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं नामवर सिंह के अनुसार मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन काफी प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त।
इसको अपने तरीका से लिखने के प्रयास कीजिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर करके प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, धरती का छन से क्या अवश्य, यहाँ पे आश्चर्य है। क्वेश्चन कहा गया मेरे दोस्त कि यहाँ पे धरती का छन से क्या आश्चर्य है, ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, जिस समय शब्द और अर्थ पारंपरिक जुड़ाव का त्याग करते हैं, क्वेश्चन है जिस समय शब्द और अर्थ पारंपरिक जुड़ाव का त्याग करते हैं, ठीक है ना, उस समय एक यहाँ पे मुक्त मतलब फ्री, मुक्त आकाश का निर्माण होता है। क्वेश्चन कहा, जिस समय शब्द और अर्थ पारंपरिक त्याग करता है, उस समय एक मुक्त आकाश का निर्माण होता है। मुक्त मतलब फ्री आकाश का निर्माण होता है, ठीक है ना। मुक्त आकाश का निर्माण होता है जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिसमें बेसिकली जब मुक्त आकाश का निर्माण होता है तो बिजली चमकने लगता है, तो बिजली एक तरफ फूल की तरह रचना करती है। वही कहा, हाँ, जिसके जिसके रचना में बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। बिजली मतलब बिजली जो कड़कता है, जानते बिजली कड़कता है आसमान में, फूल की तरह यहाँ पे खिल उठता है। जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ चलती है, जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ साथ चलती है, तो क्या होता है, तब वहां धरती का क्षण का निर्माण होता है। तब वहां धरती का क्षण का निर्माण होता है। जब शब्द और अर्थ एक साथ चलेगा तब धरती के क्षण का निर्माण होता है। और इस परिस्थिति में जीवन का अर्थात यहाँ पे व्यक्त होता है। और जब धरती का क्षण का निर्माण होता है, तब उस स्थिति में क्या होता है मेरे दोस्त, इस परिस्थिति में जीवन का अर्थात व्यक्त होता है। और अर्थात को अभिव्यक्त करने वाला रचना धरती की रचना करता है। जब शब्द और अर्थ एक साथ चलता है तो धरती की क्षण का निर्माण होता है, धरती की क्षण का निर्माण होता है, ठीक है ना। और साथ में बात करिए, उस परिस्थिति में जीवन का अर्थात व्यक्त होता है, और अर्थात को अभिव्यक्त करने वाले रचना ही धरती की रचना करता है। और ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त। टोटल क्वेश्चन आपको 11 से आपको 20 तक क्वेश्चन इस लेक्चर में पढ़ाया, इसमें आपको 10 क्वेश्चन था। इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन डील किए जाएंगे, और 50 में 100% गारंटी के साथ आपको जितना आपको 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, जिसमें से 5 क्वेश्चन जवाब दिए, आराम से दे सकते हो मेरे दोस्त। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा केकेजी क्लासेस का, प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे मेरे दोस्त। और पीडीएफ नोट्स या कोर्स ज्वाइन करना है तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको डिफिनीशन इतना इजी तरीके से प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। चाहे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सजेशन हो, चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, सब चीज आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्त यहाँ पे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।